हेलो फ्रेंड्स। तो मेरे जो भाई बहन अभी बीएससी कर रहे हैं और जिनका आईआईटी में जाने का सपना है, कुछ करने का सपना है, कुछ बड़ा करने का सपना है, उन लोगों को मैं बता दूं कि अभी भी आप आईआईटी में जा सकते हो। कोई बात नहीं, अगर आपका ट्वेल्थ में जेई क्लियर नहीं हुआ, जेई मेन नहीं हुआ, जेई एडवांस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कीजिए, बीएससी कीजिए, जिसके बाद भी आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, आईएससी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, एक एग्ज़ाम होता है जो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद उस एग्ज़ाम में एलिजिबल रहोगे। अगर आप जनरल में हो आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आप SC ST में हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे। तो आपका एग्ज़ाम होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। जी हाँ, आपका जैम के नाम से एक एग्ज़ाम होगा जिसके थ्रू आप किसी भी आईआईटी या आईएससी में एडमिशन ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इस जैम एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है, किन किन स्ट्रीम में आप इससे एडमिशन ले सकते हो, कौन इसके एलिजिबल है और किन किन इंस्टीट्यूट्स में आप इससे एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो लास्ट 2020 में जो अभी जैम एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने कंडक्ट करवाया था। जी हाँ, आईएससी बेंगलोर ने उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था। और जो इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा वो है आईआईटी रुड़की। तो 2022 का जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होगा उसको आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवाने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है और इससे कौन कौन सी स्ट्रीम में आप भाग ले सकते हो। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप इसके बाद एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आईएससी बेंगलोर का। जी हाँ, जो कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है, वो आपका है आईएससी बेंगलोर। तो आईएससी बेंगलोर में आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, उसके बाद आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी तिरुपति और आईआईटी बीएचयू वाराणसी। देखिए, पहले जो बीएचयू थी वो सिंपल एक यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अभी उसको भी आईआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह टोटल आपके 22 इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन टाइट होता होगा, बहुत कंपटीशन होता होगा। मैं आपको डिटेल में ये सब बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स लेने पे यहाँ टॉपर टॉप कर जाता है। यहाँ बिल्कुल ऐसी हालत नहीं है जैसी इंजीनियरिंग वगैरह में होती है। यहाँ जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। हम अच्छे से डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे और अगले आने वाली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप जैम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो चलिए ठीक है, जान लेते हैं हम कि आप किन किन कोर्सेज में यहाँ से एडमिशन ले सकते हो। आपने ये तो देख लिया कि आप इन इंस्टीट्यूट में ले सकते हो, किन किन कोर्सेज में ले सकते हो। तो आप यहाँ से एमएससी में एडमिशन ले सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो साइंस से, जो कि 2 साल की होती है। उसके बाद आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए भी ये जैम का एग्ज़ाम होता है। ये भी मतलब 2 साल की एक डिग्री होगी, वो एक कर सकते हैं। उसके बाद 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी और दूसरी होती है जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी और जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी में फ़र्क ये होता है, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो सजेस्ट करूंगा कि आप अगर रिसर्च से ओरिएंटेड हो, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे ज़्यादा रिसर्च में ध्यान देना है, तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लीजिए। क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होता है कि 2 साल का एक कोर्स वर्क कराया जाता है, जिसके बाद आपको कंप्लीटली रिसर्च में उतार दिया जाता है। आप अपनी लाइफ रिसर्च में बना सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आप एमएससी के बाद डिसीजन नहीं ले पाओगे कि आपको जॉब में जाना है या आपको रिसर्च में जाना है, तो आप उस केस में एमएससी प्लस पीएचडी जॉइंट एडमिशन ले सकते हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एमएससी कंप्लीट करने के बाद अगर आपको जॉब में जाना है, आप जॉब लेके एमएससी की डिग्री लेके वहाँ से आ सकते हो। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको मिनिमम 3 से 3.5 साल वहाँ पे देने होंगे। उसके बाद कहीं जाके वो आपको एमएससी की डिग्री देते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनमें आप आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होता है और किन किन सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम
टोटल 7 स्ट्रीम्स में लिया जाता है। तो ये जो लिया जाता है वो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिक्स और फिजिक्स, इन 7 में ये लिया जाता है। अब आपको ये बता दें कि जो इन 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसने बीएससी की है वो बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वो किसी भी आईआईटी, आईएससी में एडमिशन ले सकता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो 2 शिफ्ट में होता है, एक सुबह की शिफ्ट में होता है, एक शाम की शिफ्ट में होता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। इट मीन्स आप 2 स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कौन सी स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम सुबह होते हैं और कौन से स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम शाम को होते हैं। क्योंकि अगर आपने एक ही शिफ्ट में होने वाली 2 स्ट्रीम चुन ली तो आप वो दोनों एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपकी एग्ज़ाम फीस वेस्ट हो जाएगी। तो आपको ये बता दें कि जो सुबह की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिक्स और फिजिक्स के होते हैं, और जो शाम की स्ट्रीम में जो एग्ज़ाम होते हैं वो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी और मैथमेटिक्स के होते हैं। तो अगर आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक सब्जेक्ट सुबह की शिफ्ट से लेना है और एक सब्जेक्ट शाम की शिफ्ट से लेना है, जिससे कि आप दोनों एग्ज़ाम दे पाओ। क्योंकि ये दोनों ही ये सातों के सातों सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम होंगे वो एक ही दिन पे होते हैं, ठीक है। तो आप जब आप फॉर्म अपना फिल करोगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से, आपको ये बात भूलनी नहीं है। चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। तो आपके एग्ज़ाम में आपके से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 60 क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। एक सेक्शन होगा जो कि MCQ टाइप का होगा, एक MSQ होगा और तीसरा NAT होगा। तो MCQ जो होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होगा कि आपके केवल 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा, आपको केवल एक ही ऑप्शन वहाँ पे टिक करना है। जबकि जो MCQ होगा, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, वहाँ पे MSQ होगा मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, वहाँ पे आपका एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। कई बार तो वहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही होते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पढ़ के वहाँ पे टिक करना होगा, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा होता है कि NAT। तो ये जो होता है इसमें आपको डायरेक्ट आंसर वहाँ पे लिखना होता है, कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिखने होते हैं। तो इस तरह से आपके 3 सेक्शन डिवाइड होंगे। अब आपको बता देते हैं कि 3 सेक्शंस में 60 क्वेश्चन आएंगे और वो 60 क्वेश्चन किस तरह से डिवाइड होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होता ये है कि जो फर्स्ट सेक्शन होता है उस फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इट मीन्स उसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के आने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन, और हाँ, फर्स्ट सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होगा उस सेकंड सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के पूछे जाएंगे, और 10 के 10 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे MSQ, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस। इट मीन्स यहाँ पे आपके जो आंसर होंगे वो एक से ज़्यादा या आंसर होंगे। तो इट मीन्स, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट है। तो आप यहाँ पे अगर आंख बंद करके भी टिक करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन मैं ये बता दूं कि आंख बंद करके टिक नहीं करना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है। और दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप सभी में एक टाइप से आप पहले आंसर कीज वगैरह देख लेना कि हर बार किस तरह से आंसर की आती है। उस तरह से आप कोई ट्रिक लगा के भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। मेरी पर्सनल ट्रिक ये है कि आप अगर उसमें BC या BCD भी ट्रिक करते हो तो वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएंगे उसी आंसर के, और आपके कुछ मार्क्स बन सकते हैं, 4 या 6 नंबर आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बेस्ट है कि आप ये कर लो उस सेक्शन को छोड़ने के बजाय। उसके बाद तीसरा सेक्शन होता है, उस तीसरे सेक्शन को आपके 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो एक जो होता है उसमें 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NAT क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आपको डिजिट्स लिखनी है, और 2 नंबर के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका 70 मार्क्स का जो पार्ट होगा पेपर में वो नॉन नेगेटिव पार्ट होगा, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपका जो 30 नंबर का जो पार्ट होगा वो टोटली नेगेटिव मार्किंग वाला पार्ट होगा। तो ये आपका JAM एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, इस तरह से आपका एग्ज़ाम आता है। अब हम
अब आप सोच रहे होंगे कि ये टाइट है या इजी है, तो इसकी हम अभी बात करेंगे। ये एग्ज़ाम काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है और जिसमें मुझे नहीं लगता कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस होता है वो ही सिलेबस होता है जो आपने अपना बीएससी में ग्रेजुएशन में पढ़ा है। इवन कुछ क्वेश्चंस इसमें 12th स्टैंडर्ड के भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब आपकी ये कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें कितने मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, कितने पे इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ हम टॉपर से क्लियर करवा देते हैं कि टॉपर यहाँ पे कितने में टॉप कर जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जैम 2021 में टॉपर्स के जो मार्क्स रहे थे वो क्या रहे थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी के में जिसने टॉप किया था वो सुदर्शन जी ने टॉप किया था, और उन्होंने जो मार्क्स गेन किए थे वो थे 77। तो जी हाँ, 77, ओनली 77 मार्क्स पे 100 में से उन्होंने टॉप कर लिया था बायोटेक्नोलॉजी में, और ये जो थे वो कोलकाता से थे। ठीक है। दूसरा जो केमिस्ट्री में जिन्होंने टॉप किया वो प्रिंस सेठी थे, और जो कि न्यू दिल्ली से थे। उन्होंने 83.33 मार्क्स गेन किए थे 100 में से। मतलब अगर आप 100 में से 83 मार्क्स भी लेके आ रहे हो तो आप टॉप कर जा रहे हो। देख रहे हो, मतलब इतना कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे 61 मार्क्स में ही टॉप कर दिया था उस बच्ची ने, जिसका नाम था चंद्रिका। तो इकोनॉमिक्स में मतलब कंपटीशन इतना कम है कि आप 61 मार्क्स पे, मतलब आप 60% मार्क्स लेकर के आप टॉप कर रहे हो किसी एग्जाम में, जहाँ पे 70% क्वेश्चंस में नेगेटिव ही नहीं है। देख रहे हो, तो कंपटीशन उतना नहीं है जितना कि जेई में है, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी में जो शुभम जी ने टॉप किया था 90 मार्क्स लेकर के, उसमें मैथमेटिक्स में जो टॉप किया है वो गौरव ने टॉप किया है 86 मार्क्स लेकर के। वो अमृतसर से थे, पंजाब से। उसके बाद अगर बात करें तो मैथमेटिक्स की, तो उसमें 83 मार्क्स पे टॉप किया है। और उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो उसमें प्रिंस ने टॉप किया है बॉम्बे से 86 मार्क्स लेकर के। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट जो टॉपर गया है वो जियोलॉजी में गया है, बाकी सब में एवरेज है। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें सबसे कम नंबर पे टॉप किया है, 61 मार्क्स के अराउंड उसने लड़की ने टॉप किया है। तो आप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि इस एग्ज़ाम में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से तो आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो जो आपके 12th में अधूरे रह गए थे, किसी कारणवश आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया था। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आप फॉर्म भरोगे उस फॉर्म में फ़ीस वगैरह कितनी होगी। तो इसमें जो फ़ीस होती है वो फीमेल SC ST PWD वालों के लिए 750 रुपये होती है, और बाकी सभी के लिए 1500 रुपये होती है, जस्ट डबल। और अगर उसके बाद अगर आप 2 पेपरों में अप्लाई करते हो तो SC ST फीमेल के लिए वो 300 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, और वो 1050 हो जाती है। और वहीं अगर आप यहाँ की बात करते हो, बाकी सभी की बात करते हो, तो वहाँ पे 700 रुपये ऐड होके 600 रुपये ऐड होके वो डबल ऐड होके 600 रुपये ऐड होके वो 2100 रुपये हो जाते हैं। तो ये आपकी फ़ी होती है। उसके बाद बता दें कि आप यहाँ पे जो दूसरा जो आप ऐड करते हो पेपर, उसमें आपको 300 और 600 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। ये मतलब SC ST और जनरल के हिसाब से होता है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो है यहाँ पे आपका कॉमन सिलेबस होता है, जो कि आपका बीएससी में होता है, आपका ग्रेजुएशन में होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, सेम सिलेबस होता है। उसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, आप न्यूमेरिकल्स की आप वहाँ के एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप यहाँ पे आराम से अपना जैम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इसके लिए मैं बात कर लूँ कि अगर आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में बहुत छोटा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत कम है, कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं जनरल ओबीसी में तो आप इसके एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आप SC ST से बिलोंग करते हो और आपके पास 50% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हो। इट मीन्स, अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ज़्यादातर एग्जाम्स में 60% मांगा जाता है, यहाँ पे 55% क्यों? तो ये आपको बता दें कि मास्टर्स जो की जाती है वो जनरली इसलिए की जाती है
कि उसके बाद आप कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए अप्लाई कर सको, आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 55% होता है और SC/ST के लिए 50% होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो क्राइटेरिया रखा गया है मास्टर्स के लिए वो 55% और 50% रखा गया है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपके फॉर्म आएंगे कब, आप अप्लाई करोगे कब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके फॉर्म आते हैं वो टोटली ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो वो फॉर्म जो आपके आते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आते हैं। उसके बाद लास्ट टाइम जो फॉर्म आए थे उनके हिसाब से हम बता देते हैं, वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आए थे 2021 में। हर बार इसी टाइम में आते हैं, लास्ट वीक की हम आपको थोड़ा बता रहे हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ जाते हैं। उसके बाद जो आपका डेट एंड होती है फॉर्म की वो अक्टूबर में हो जाती है फर्स्ट वीक में। उसके बाद आपको करेक्शन करने के लिए भी एप्लीकेशन, जो आपने कोई गलती कर दिया तो उसको करेक्ट करने के लिए भी आपको एक मौका मिलता है। तो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम जो डेट होती है वो फर्स्ट या सेकंड जो सैटरडे या संडे होता है फरवरी का, उसमें किया जाता है। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट सैटरडे या संडे में ही कंडक्ट होता है, हॉलीडेज़ में ही कंडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लें तो आपकी जो आंसर किया जाती है, इसके 1 मंथ के बाद आंसर किया जाता है। और जैम का फाइनल रिजल्ट ये एक ही महीने में दे देते हैं, आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, ये जो है लास्ट वीक ऑफ मई तक। और आप काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक। तो ये प्रोसेस होता है। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेजेस वगैरह सेलेक्ट करनी होती हैं, आपके रैंक्स के हिसाब से आपके कॉलेज आपको मिलते हैं। तो आप इसके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ये जैम के बारे में पूरा डिटेल थी। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, फिर भी अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, छूट गया है कुछ, तो वो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको पूरा बता देंगे। अगर आपको कोई डाउट है कि मतलब कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके बारे में आपको बता दिया जाए।